हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ओन चैनल स्टडी विद आशीष सर। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2013 का हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर जूनियर का। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी का। ठीक है, हिंदी पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद संस्कृत को देखेंगे। ठीक है, 31 क्वेश्चन नंबर देखिए। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? क्या लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वसनियान अगे, ऑप्शन 4 मुक्ति बोध। कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, लोक मंगल के कवि गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास को लोक मंगल का कवि सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था इनको लोक मंगल का कवि। याद रखिएगा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। क्या गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है? ऑप्शन फर्स्ट, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, ऑप्शन थर्ड, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों तथा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, ऑप्शन फोर्थ, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी क्यों आई है, ये रीजन आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत तथा लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। ठीक है, गोदान की जो हुई थी, गोदान 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का ये अंतिम उपन्यास है। क्या? ये जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेटने में इसकी कथा वस्तु में कसावट में कमी आई है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए कि गोदान से ही प्रेमचंद को आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है। क्या? गोदान उपन्यास के द्वारा ही मुंशी प्रेमचंद को आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको सन भी याद रखना है। कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1936 में अंतिम ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी कवि प्रिया, ऑप्शन सी रसिक प्रिया, ऑप्शन डी रतन वावनी। ठीक है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई सी लगती है? कौन कौन से ऑप्शन है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन वावनी। बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, रामचंद्रिका। फर्स्ट आंसर हमारा रामचंद्रिका हो जाएगा। ठीक है, केशवदास की रामचंद्रिका है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1601 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1601 ईस्वी में हुआ था। अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई है। ठीक है, हाँ, और रामचंद्रिका की ये जो है रामचंद्रिका है, इसमें प्रकाश में 39 अध्याय हैं। कितने? 39 यानी 39 अध्याय हैं। ठीक है, जो राम के चरित्र पर आधारित है। क्या? जो कि राम के चरित्र पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। विभावानुभाव व्यक्तिचारिणी संयोगा दरस निष्पत्ति ही सूत्र किसका है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भरत मुनि का, ऑप्शन बी कुंतक का, ऑप्शन थर्ड वामन का, ऑप्शन फोर्थ क्षेमेंद्र का। क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, भरत मुनि का। किसका है? भरत मुनि का। आचार्य जो भरत मुनि है, इसकी आचार्य भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम व्याख्याता है। जो भरत मुनि है रस की निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता है। इन्होंने इसी परिभाषा में लिखा था, विभावानुभाव व्यक्तिचारिणी संयोगा निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जो हमारा विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान होना, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, ऑप्शन सी उच्चारण कराना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। जो एक आदर्शवादी हिंदी भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान भी हो, हिंदी साहित्य का ज्ञान भी हो और शुद्ध उच्चारण भी करता हो। ये सभी चीज़ें आदर्श शिक्षक के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि है। क्या नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए कक्षाभिनय प्रणाली, ऑप्शन बी रंगमंच प्रणाली, ऑप्शन सी अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन फोर्थ व्याख्या प्रणाली। बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कक्षाभिनय प्रणाली नाटक शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? ऑप्शन ए सुउद्देश्यता, ऑप्शन बी उपयुक्तता, ऑप्शन सी अशुद्धता, ऑप्शन फोर्थ क्रमबद्धता। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अशुद्धता। ठीक है, जो हमारी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है, अच्छी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय उद्देश्य होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए, उपयुक्तता होना चाहिए, क्रमबद्धता का गुण भी होना चाहिए, लेकिन अशुद्धता नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें अशुद्धता नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी उ। इनमें से बताना कौन सा दंत वर्ण है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दंत वर्ण। दंत वर्ण क्या होते हैं पहले वो समझिए। जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जो जीवा होती है ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है वो ही हमारे दंत वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न और शा, ये हमारे दंत वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। क्या निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी काठ, ऑप्शन सी दुग्ध, ऑप्शन डी काम। बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दुग्ध। क्या हमारा राइट आंसर दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, दूध का होता है दुग्ध, दूध होता है तद्भव और दुग्ध होता है तत्सम। अगर बात करूं ऊंट का, तो ऊंट का होता है ऊष्ट। क्या होता है? ऊंट का होता है ऊष्ट, ऐसे लिखते हैं ऊष्ट। ठीक है, काठ का होता है काष्ठ, काठ का क्या होता है? काष्ठ। ये होता काठ का काष्ठ होता है। और काम का होता है कार्य, काम का होता है कार्य। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। क्या हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए आप ब्रेक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वक्त को अगर आप ब्रेक करेंगे, वाह प्लस का आदि का है क्योंकि ये आधा है, और ता। ठीक है, अगर वरक को तोड़ेंगे तो वा र का वरक हो जाएगा, और वक्र को तोड़ेंगे तो वा प्लस ये आदि
का और रा ऐसे लिखेंगे। और अगर वर्ग को तोड़ेंगे तो वा, रा और गा, बीच में आप प्लस लगा दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे क्या पहले आ रहा है, तो यही आदि का पहले आ रही है, तो हमारा वक्त, हमारा राइट आंसर आज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है कौन सा? मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट मुमुक्षा, ऑप्शन बी मुमूर्षु, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन बी मुमूर्षा। तो बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना। मोक्ष की इच्छा करने वाले को कहते हैं मुमुक्षु, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, और मुमुक्षा किसे कहते हैं? मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, क्या बहुत ही कम डिफरेंस है, आप इसको समझिए। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए, मोक्ष की जो इच्छा रखने वाला होता है उसे ही मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, उसे ही मुमुक्षु कहते हैं। और मुमुक्षा किसे कहते हैं? जो मोक्ष की इच्छा होती है, जो मोक्ष की इच्छा, उसे मुमुक्षा कहते हैं। मुमुक्षा किसे कहते हैं? मोक्ष की इच्छा। और मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्ष की मरने की इच्छा रखने वाला। बहुत ही कम डिफरेंट है, ये आपको समझना है। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, ये मुमुक्षु। और जो हमारा मुमुक्षा होता है, मरने की इच्छा रखने वाला, जो हमारी मरने की इच्छा रखने वाला होता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। मरने की जो इच्छा होती है वो मुमुक्षा होता है। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट ओ, ऑप्शन सेकेंड आ, ऑप्शन थर्ड अंघा, ऑप्शन फोर्थ आ। ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अंग जो होता है अ वर्ण के पहले आता है। ठीक है, अ वर्ण के पहले आता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट कृतज्ञ, ऑप्शन बी उपकारी, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन फोर्थ अपकारी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है, उपकार को न मानने वाला, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कृतज्ञ। जो कृतज्ञ होता है, जो उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, जो हमारे कृतज्ञ होता है, जो हमारा कृतज्ञ होता है उपकार को नहीं मानता। जो हमारा कृतज्ञ होता है वो उपकार को मानता है। क्या? कृतज्ञ उपकार को मानता है, उपकार को नहीं मानता है, कृतज्ञ हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, ताजमहल डॉट का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? ऑप्शन ए शिल्पकला, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन थर्ड चित्रकला, ऑप्शन फोर्थ स्थापत्य कला। ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, स्थापत्य कला। ताजमहल जो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, डैश व्यक्ति को किंकर्त व्यक्ति मूढ़ बना देती है। व्यक्ति को किंकर्त व्यक्ति मूढ़ बना देती, क्या बना देती है? ऑप्शन ए दुविधा, ऑप्शन बी सुविधा, ऑप्शन थर्ड विविधा, ऑप्शन फोर्थ अविधा। बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो हमारी दुविधा होती है, व्यक्ति किंकर्त व्यक्ति मूढ़ बना देती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। दुविधा जो होती है वो बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट का, ऑप्शन सेकेंड इक, ऑप्शन थर्ड आक, ऑप्शन फोर्थ अक। ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा अक।
ठीक है। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है। शब्दों की जो बाद जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों के बाद में जो अक्षर या अक्षर के समूह को लगाया जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे लेखक में लेख धातु है, जैसे लेखक में लेख धातु है और अक प्रत्यय लगा करके लेख धातु में अक प्रत्यय लगा करके लेखक बन गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है। हाँ, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, किसकी पंक्ति है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, किसकी पंक्ति है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन थर्ड बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी इनका नाम नवीन भी है बालकृष्ण शर्मा का, ऑप्शन फोर्थ भगवती चरण वर्मा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ भगवती चरण वर्मा। जो हमारी भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, ये भगवती चरण वर्मा की पंक्ति हैं। ठीक है, इनका अगर बात करूँ काव्य की, तो इनका मधुकर एक काव्य है। क्या? मधुकर एक काव्य है। अगर बात करूँ मोर्चाबंदी एक कहानी संग्रह है और पतन चित्रलेखा है। ठीक है, पतन चित्रलेखा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, भगवती चरण वर्मा जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन थर्ड कृष्णा सोबती, ऑप्शन फोर्थ प्रभा खेतान। ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की रचना है। ये एक आत्मकथा है। क्या? ये आत्मकथा है। ठीक है, ये एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, ये बताना है आपको। फूले कास सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई। फूले कास सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई। ऑप्शन फर्स्ट उपमा, ऑप्शन सेकेंड उत्प्रेक्षा, ऑप्शन थर्ड रूपक, ऑप्शन फोर्थ श्लेष। ये आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाए, एक मिनट, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए। क्या? जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका आप देख लीजिए, जिसमें मनु मानो, मनहु, जनु जानो शब्द आते हैं, वही हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं इसमें जनु आया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, अमी हलाहल मद भरे सेहत श्याम, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत, झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन थर्ड रसलीन, ऑप्शन फोर्थ मतीराम। ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा रसलीन। रसलीन की ये पंक्तियां हैं। रीतिकालीन ये कवि हैं। क्या? रीतिकालीन ये कवि हैं। रसलीन रीतिकाल के रीतिवग्ध धारा के विशिष्ट एक आचार्य हैं। इनकी एक प्रमुख कृति है अंग दर्पण। इनकी एक प्रमुख कवि है अंग दर्पण। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा रसलीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित है? ऑप्शन ए बंकिम चटर्जी का, ऑप्शन बी शरद चंद्र
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का ऑप्शन थर्ड, भगत सिंह का ऑप्शन फोर्थ, जैनिन का, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जो आवारा मसीहा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, और अगर बात करूं ये इसका प्रकाशन हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। और इसके राइटर हैं, जो हमारे इसके लेखक हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ये है विष्णु प्रभाकर हैं और इसका प्रकाशन हुआ था 1974 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेखर जोशी, ऑप्शन बी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन थर्ड उदय प्रकाश, ऑप्शन फोर्थ ज्ञान रंजन। ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ज्ञान रंजन जो है पिता कहानी के लेखक हैं। ठीक है, इनकी अन्य कहानियां हैं फ्रेंच के उधर उधर, क्या फ्रेंच के उधर ही उधर, यात्रा, क्षण जीवी, सपना नहीं, उदय प्रकाश की कहानी, तिरछी, मोहनदास, पाल गोमरा, स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन थर्ड रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन फोर्थ नगेंद्र की। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा, ये इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है? ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट 100 अजान और 1 सुजान, ऑप्शन सेकेंड धूर्त रसिक लाल, ऑप्शन थर्ड निसहाय हिंदू, ऑप्शन फोर्थ श्यामा स्वप्न। बताना है क्या है राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 100 अजान 1 सुजान। ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। ठीक है, ये इनका एक उपन्यास है और इनके अन्य उपन्यासों में एक नूतन ब्रह्मचारी बहुत ही फेमस है। क्या? नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा, इनके उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 100 अजान 1 सुजान। नेक्स्ट 55 नंबर देखिए, चंदायन के रचयिता कौन है? क्या चंदायन के रचयिता कौन है वे ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सेकेंड कुतुबन, ऑप्शन थर्ड मंजन, ऑप्शन फोर्थ मुल्ला दाऊद। बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। ठीक है, अगर बात करूँ चंदायन की तो इसका प्रकाशन हुआ था 1379 में इसका प्रकाशन हुआ था। चंदायन का प्रकाशन हुआ था 1379 में। ठीक है, इनके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद जी हैं। और अगर बात करूँ मलिक मोहम्मद जायसी की तो इनकी रचना है पद्मावत। क्या? इनकी रचना है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगर बात करूँ कुतुबन की तो इनकी रचना है मृगावती। ये है इनकी मृगावती। इंपॉर्टेंट रचना है, अच्छे से देखिए। इनकी रचना है मृगावती। अगर बात करूँ मंझन की तो इनकी रचना है मधुमालती। क्या? मधुमालती। आप समझ लीजिए मधुमालती है। ठीक है, और मुल्ला दाऊद की तो आपको पता है, तो ये चंदायन के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया?
फर्स्ट ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन सेकेंड शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन थर्ड महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, ऑप्शन फोर्थ सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। ये आपको बताना है किसके नाम पर पड़ा द्विवेदी युग। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। ठीक है, द्विवेदी युग की अगर समय सीमा पूछी जाए तो समय सीमा है इनकी है 1900 से 1918। 1900 से 1918 इनकी समय सीमा है। कितनी? 1900 से 1918 की समय सीमा है द्विवेदी युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखिए। 57 नंबर, छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। ऑप्शन फर्स्ट सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, ऑप्शन सेकेंड मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ऑप्शन थर्ड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, ऑप्शन फोर्थ श्रीधर पाठक में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, ऑप्शन सेकेंड मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में, ऑप्शन थर्ड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, ऑप्शन फोर्थ श्रीधर पाठक में। ये बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारा सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में। अगर बात करूं छायावाद के प्रथम रचनाकार कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा जाए छायावाद के प्रथम रचनाकार कौन है, तो वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। इनकी जो रचना है झरना, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, छायावादी के प्रथम रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, जिनकी रचना झरना है 1918 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। एक दूसरे से भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं में संग्रह का सही नाम था। उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट पहला तार सप्तक, ऑप्शन सेकेंड प्रथम तार सप्तक, ऑप्शन थर्ड तार सप्तक, ऑप्शन फोर्थ तार सप्तक। ये आपको शास्त्रा का डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, तार सप्तक। ये वाला शाह होगा तार सप्तक। ठीक है, ये जो हमारी तार सप्तक है 1943 में प्रकाशित हुई थी और आगे जी की रचना है। ये किसकी है? आगे जी की रचना है, 1943 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जिनमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया है, इसीलिए इसका नाम तार सप्तक पड़ा है। इसमें 7 कवि हैं, जिसमें 7 कवियों को एक ढंग से रचनाओं में सही ढंग से एक सूत्र में पिरोया गया, जिसका नाम तार सप्तक पड़ा है। अब देखिए इनमें से कौन कौन से 7 कवि हैं। पहले अज्ञेय जी हैं, दूसरे गिरिजा कुमार माथुर हैं, थर्ड हैं भारत भूषण, फोर्थ है अग्रवाल, फिफ्थ है मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवी और नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, इतने कवि हैं। ठीक है, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण, अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, इतने 7 कवि हैं तार सप्तक के। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन फर्स्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सेकेंड मोहनदास नैमिषराय, ऑप्शन थर्ड जयप्रकाश करदम, ऑप्शन फोर्थ सयोराज सिंह बेचैन। किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, मोहनदास नैमिषराय जी की रचना है अपने अपने पिंजरे। ये 1995 को प्रकाशित हुई थी। कब? 1995 को प्रकाशित हुई। 2 भागों में मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है। ठीक है, 2 भाग में मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है। ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। क्या? हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। और जो जूठन है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन, क्या? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ये आत्मकथा है। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, फिर संस्कृत हम लोग करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए।
इदन मम रचना किसकी, इदन मम रचना किसकी, ऑप्शन फर्स्ट ममता कालिया, ऑप्शन सेकंड मन्नू भंडारी, ऑप्शन थर्ड चित्रा मुग्दल, ऑप्शन फोर्थ मैत्री पुष्पा, किसकी रचना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ मैत्री पुष्पा जी की है। इतंद्र मम मैत्री पुष्पा का उपन्यास है ये एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में एक स्मृति दंश है, बेतबा बहती रही, इंपॉर्टेंट है ये, बेतबा बहती रही, चाक, झूला नट, आत्मा कबूतरी, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये इनका उपन्यास है। उम्मीद करते हैं आपको हिंदी का ये जो प्रीवियस ईयर है सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं संस्कृत का, देखते हैं संस्कृत के क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 2013 का आया है ये। तो 61 नंबर क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 जूम कर देती। अविता के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है क्या, अविता के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन फर्स्ट है षष्ठी, ऑप्शन सेकंड पंचमी, ऑप्शन थर्ड तृतीय, ऑप्शन फोर्थ द्वितीया। तो ये बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सॉरी हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती परिता चारों ओर, तो इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। काव्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन फर्स्ट आचार्य कुंतक, ऑप्शन सेकेंड आचार्य मर्मट, ऑप्शन थर्ड आचार्य वर्धनाचार्य, ऑप्शन फोर्थ श्री हर्ष। ये आपको बताना है, तो कमेंट करिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। आचार्य मर्मट की है रचना काव्य प्रकाश, क्या काव्य प्रकाश आचार्य मर्मट की रचना है। ठीक है, अगर बात करूँ कुंतक की, तो कुंतक की रचना है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, क्या वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ठीक है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये कुंतक की रचना है। अगर बात करूँ आनंद वर्धनाचार्य की, अगर बात करूं आनंद वर्धनाचार्य की, तो इनकी रचना है ध्वन्यालोक, क्या इनकी रचना है ध्वन्यालोक। ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा ध्वन्यालोक। आनंद वर्धनाचार्य की रचना है ध्वन्यालोक। अगर बात करूं श्री हर्ष की, तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नैषधि चरितम, क्या नैषधि चरितम, नैषधि चरितम इनकी रचना है नैषधि चरितम। श्री हर्ष की बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा। मर्मट की रचना है काव्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है फर्स्ट तृतीया, सेकेंड पंचमी, थर्ड षष्टमी, सप्तमी, फोर्थ द्वितीया। बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। ठीक है, द्वितीया विभक्ति। अब देखिए, ऐसी धातु जिसका अर्थ गत्यात्मक हो, ऐसी धातु जिसका अर्थ गत्यात्मक हो का साधारण दशा में जो कर्ता होता है उसे ही द्वितीय विभक्ति होती है। उसमें क्या होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट पूज्य, ऑप्शन सेकंड पूजनीय, ऑप्शन थर्ड पूजनीय, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा पूजनीय। ये हमारा गलत है, जो हमारा ये दोनों है पूज और पूजनीय व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि पूजनीय हमारा गलत है। ठीक है, अशुद्ध है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन। छात्रा उपविशति, क्या छात्रा उपविशति है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर बात करूँ वाच्य की, तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर बात करूँ छात्रा उपविशति, इसमें कौन सा वाक्य है, वाच्य है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा।
अब देखिए कर्तवाच्य क्या होते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता पद प्रथमा विभक्ति का होता है, जैसे छात्रा श्लोक पठती। ठीक है, अगर कर्मवाच्य की बात करूं तो कर्ता पद में तृतीया विभक्ति तथा कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होता है, जैसे छात्रेण श्लोका पठते। जैसे छात्रेण श्लोका पठते इसमें कर्मवाच्य है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कर्तवाच्य। छात्रा उपविशति में कर्तवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। किरातार्जुनीयम में सर्ग हैं कितने हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट 19, ऑप्शन सेकेंड 18, ऑप्शन थर्ड 17, ऑप्शन फोर्थ 16। कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर बात करूं किरातार्जुनीयम, ये भारवी की द्वारा रचित महाकाव्य है, भारवी द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, इसमें 18 सर्ग हैं। कितने, इसमें 18 सर्ग है, तो हमारा राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ये भारवी की रचना है जो कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन पर हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे थे। ठीक है, किरात वेशधारी शिव से के युद्ध और प्रसन्न शिव के पशुपात अस्त्र प्राप्ति का वर्णन भी है इसमें। जो ये किरातार्जुनीयम है, इसमें अर्जुन का जो कौरवों पर विजय प्राप्त करके हिमालय पर तपस्या करने लगे, यही सब है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 67 नंबर, नाटक्याम पंचम वेदम, ये कथन है। ऑप्शन फर्स्ट भरत मुनि का, ऑप्शन सेकेंड अश्व घोष का, ऑप्शन थर्ड श्री हर्ष का, ऑप्शन फोर्थ शूद्र का। ये आपको बताना है किसका है राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा भरत मुनि का। हमारा राइट आंसर भरत मुनि का हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हमारा राइट हो जाएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा दी है। ठीक है, भरत मुनि जो हैं इन्होंने ये 4 वेदों के अलावा इसे पंचम वेद की संज्ञा दी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर देखिए। रुचियार्था नाम प्रियमाणा सूत्र में विभक्ति है। रुचियार्था नाम प्रियमाणा सूत्र में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट प्रतिमा, ऑप्शन सेकेंड द्वितीय, ऑप्शन थर्ड तृतीय, ऑप्शन फोर्थ चतुर्थी। ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। रुचियार्था नाम प्रियमाणा अर्थात रुचि अथवा उसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रश्न होने वाला संप्रदान होने से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरे रोचते, क्या हरे रोचते में हरि को प्रसन्न होना, हरि को प्रसन्न होना, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69, नित्य नपुंसक लिंग है, वचनांतः समासा होता है, समास होता है। नित्य नपुंसक लिंग है, वचनांतः समासा होता है। ऑप्शन फर्स्ट बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सेकेंड द्विगु समास, ऑप्शन थर्ड द्वंद्व समास, ऑप्शन फोर्थ अव्ययीय समास। ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, अव्ययीय समास। नित्य नपुंसक लिंग है, वचनांतः में अव्ययीय समास हो जाएगा। ठीक है, जो जबकि द्विगु और जो हमारे द्विगु, द्वंद्व और अव्ययीय पुल्लिंग में होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। आविद्या मृत्युम तीव्रया विद्या अमृत मश्नुते, इस युक्ति का मूल स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट कठोपनिषद, ऑप्शन सेकेंड ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन थर्ड तैत्तिरीय माणक्यम, ऑप्शन फोर्थ श्रीमद् भगवत गीता। तो बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद। ठीक है, ये जो हमारा श्लोक है, अविद्या मृत्यु तीव्रया विद्या अमृत मश्नुते है। ठीक है, ये जो हमारा ये जो है श्लोक ईशावास्योपनिषद का 11वां मंत्र है। किसका,
शिवोपनिषद का 11वां मंत्र, इसमें विद्या और अविद्या का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ होता है जो विद्या की कार्य क्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता को पूर्ण वरदान को भोग सकता है। इसका सेंस हुआ, ठीक है, इसका अर्थ हुआ। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। रामः गच्छति का भाववाच्य होगा। रामः गच्छति का भाववाच्य होगा। ऑप्शन फर्स्ट रामः गम्यते, ऑप्शन सेकेंड रामेण गच्छति, ऑप्शन थर्ड रामः गमयति, ऑप्शन फोर्थ रामेण गम्यते। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ रामेण गम्यते। रामा गच्छति ये कर्मवाच्य है, क्या है, ये हमारा कर्तवाच्य है। कौन सा वार्ता है, ये हमारा कर्तवाच्य है, जो कर्मवाच्य में रामेण गम्यते बन जाएगा, जबकि गच्छति आकर्मक क्रिया होती है। क्या, जबकि गच्छति जो हमारा होती है वो आकर्मक क्रिया होती है, अतः इसका भाववाच्य नहीं बनता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वाचा सूक्ति किस ग्रंथ की है। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वाचा सूक्ति किस ग्रंथ की है। ऑप्शन फर्स्ट रघुवंशम, ऑप्शन सेकेंड मेघदूतम, ऑप्शन थर्ड किरातार्जुनीयम, ऑप्शन फोर्थ नीति दशम। ये बताना है आपको, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा किरातार्जुनीयम। हितम मनोहारी चा दुर्लभा वाचा, ये किरातार्जुनीयम का है सूक्ति। ठीक है, अगर बात करूं किरातार्जुनीयम की तो ये महाकाव्य है। इसमें जो हमारे कौरव हैं, कौरव दुर्योधन ने वनेचर को युधिष्ठिर के पास भेजा था। दुर्योधन ने वनेचर को युधिष्ठिर के पास भेजा था राज वृत्तांतों का ज्ञाता बनकर। ठीक है, राज वृत्तांतों का ज्ञाता बनकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के पास भेजा था। और महाराज युधिष्ठिर से वनेचर कहता है कि आप मेरे प्रिय और अप्रिय दोनों वचनों को सहन करिए, जो भी वो कहता है उनको सुनिए। और तभी ये वाक्य बोला गया था, हितम मनोहारी चा दुर्लभा वाचा, अर्थात हितकारी तथा मनोहार वाणी दुर्लभ होती है। तो ये उसी का है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये रचना किसकी है, ये भारवी की रचना है, भारवी की है। रघुवंशम मेघदूतम ये कालिदास की है। ठीक है, रघुवंशम मेघदूतम ये कालिदास की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। अव्यय शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट सर्वदा, ऑप्शन सेकंड नदी, ऑप्शन थर्ड अहम, ऑप्शन फोर्थ सा। ये आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सर्वदा। क्या, सर्वदा। जो शब्द, अब अव्यय समझ लीजिए, अव्यय क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में भी बार बार पूछा जाता है, संस्कृत में भी पूछ लिया जाता है। जो शब्द सभी लिंग और वचन और विभक्ति में एक समान रहते हैं अर्थात बदलते नहीं हैं। जो शब्द लिंग वचन विभक्ति में एक समान रहते हैं अर्थात बदलते नहीं, वही अव्यय होते हैं। अब देखिए यहाँ पर नदी है और अहम में शाह शब्दों का रूप चलता है, जबकि सर्वदा शब्द सदैव इसी प्रकार प्रयुक्त होता है। नदी के भी रूप चलते हैं, अहम के भी रूप चलते हैं, सा के, लेकिन सर्वदा के नहीं चलते। ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे ही चलता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 74 नंबर। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कौन अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवी, ऑप्शन सेकेंड कालिदास, ऑप्शन थर्ड बालभट्ट, ऑप्शन फोर्थ दांडी। बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा भारवी। अब देखिए भारवी जो है अर्थात कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। क्या, कालिदास जो है उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, और जबकि भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। क्या, भारवी जो है अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, कालिदास है उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, और जबकि दांडी जो है पद्मालित्य के लिए, क्या, जो दांडी है वो पद्मालित्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसलिए ये लाइन कही गई, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडी पद्मालित्य माघे संत त्रयो गुणा। दांडी पद्मालित्य माघे संति त्रयो गया। जो हमारे महाकवि माघ है ये तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है।
कालिदास जो है वो उपमा के लिए प्रसिद्ध है, और भारत भी है अर्थगौरव के लिए फेमस है, और जो डांडी है पद्मालित के लिए प्रसिद्ध है, और जो हमारे महाकवि माघ है ये तीनों में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, उपमेय और उपमान में आवेद प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट उपमा अलंकार में, ऑप्शन सेकंड रूपक अलंकार में, ऑप्शन थर्ड उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन फोर्थ अनुप्रास अलंकार। ये आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक उपमेय और उपमान में आवेद प्रदर्शित किया जाता है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की साधारण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, जबकि उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप ही अलंकार है। उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप ही अलंकार होता है रूपक। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ये देखिए माहेश्वर सूत्र। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। महान व्याकरणाचार्य, थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन देख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। ये आपको बताना है कितने खंडों में व्याकरण को बांटा है, व्याकरण की वर्णमाला को बांटा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 14, जिसे माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। जिसे माहेश्वर सूत्र होते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर माहेश्वर सूत्र की बात करूं तो मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर जिसने नहीं देखा है देख लीजिए वीडियो। अभी भी हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट होता अयुण, रिलिक, अयोंग, अयोज, हैवरत, लड़, यमंगणय, झबे, घड़दस, जब, गणदस, खफ, चटत, चटतो, कपय, शशर, हल। ये हमारे माहेश्वर सूत्र थे 14। अयुण, रिलिक, अयोंग, अयोज, हैवरत, लड़, यमंगणनम, झबे, घड़दस, जब, गणदस, खफ, चटत, चटतो, कपय, शशर, हल। कपय, शशर, हल। और जो हमारा हल होता है वो 14वां माहेश्वर सूत्र होता है, ठीक है। ये हमारा 14वां माहेश्वर सूत्र होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथम है। फर्स्ट आचार्य मर्मट का ऑप्शन सेकेंड, आनंद वर्धनाचार्य का ऑप्शन थर्ड, आचार्य विश्वनाथ का ऑप्शन फोर्थ, कवि कालिदास का। ये आपको बताना है किसका है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ का ये कथन। आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण, कौन सा ग्रंथ है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, वाक्य रसात्मकम काव्य, अर्थात रसात्मक वाक्य के ही काव्य, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। ऑप्शन फर्स्ट रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ऑप्शन सेकेंड रमणीयार्थक प्रतिपादिका शब्दा काव्यम, ऑप्शन थर्ड शब्दार्थो सहितो काव्यम, ऑप्शन फोर्थ ननु शब्दार्थो काव्यम। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। रमणीयार्थक प्रतिपादिका शब्दा काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ जी की काव्य की परिभाषा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। दूत वाक्यम कृति किसकी है? दूत वाक्यम कृति किसकी है? ऑप्शन फर्स्ट बांस की, ऑप्शन सेकेंड भौभूति की, ऑप्शन थर्ड भारवी की, ऑप्शन फोर्थ कालिदास की। ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, भास की है। ये हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भास, दूत वाक्य भास द्वारा रचित एक नाटक है, और भास में कुल 13 नाटक है। कितने? भास में कुल
ये जो दूत वाक्य है इसमें कुल 13 नाटक हैं, ठीक है। इसमें ये जो भास ने दूत वाक्य रचे हैं इसमें 13 नाटक है। कौन कौन से हैं वो आप देखिए। स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञों गंधायन और दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, बातचीत, पंचरात्र, मध्यमा योग, दूत वाक्य, दूत, घटोत्कच, कर्णभार और उड़ंग भर्ण, ठीक है। ये इनकी 13 नाटक हैं, ठीक है। भास के ये 13 नाटक हैं जो कि दूत वाक्य में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। उमेशा शब्दा में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? उमेशा शब्दा में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आप संधि को तोड़ लीजिए। उमेशा को कैसे तोड़ेंगे? उमह प्लस ईशा, उमह प्लस ईशा, जहाँ पर अ प्लस ई के स्थान पर ए हो जाता है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। और गुण संधि का सूत्र कौन सा होता है? आदि गुणा। गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, आदि गुणा। ये हमारी गुण संधि है और उसका सूत्र होता है आदि गुणा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है फर्स्ट 15, 25, 35, 50। ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा 25। पंच विंशति, विंशति 20 को कहते हैं, पंच 5 को कहते हैं, ठीक है। अगर 15 की बात करूँ तो 10 को कहते हैं 10 और 5 को कहते हैं पंच, तो पंच 10 हो जाएगा, ठीक है। 35 अगर बात करूँ 35 की तो 30 को कहते हैं त्रिंशक और 5 को कहते हैं पंच, तो पंच त्रिंशक हो जाएगा। अगर बात करूँ 50 की तो इसे कहते हैं पंचाशत। क्या? 50 को कहते हैं पंचाशत। तो हमारा राइट आंसर सेकेंड 25। 82 नंबर। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। भुक्त प्लस तुमुन, भुक्त प्लस तुमुन, भोज प्लस तुमुन, भुज प्लस कृत्वा। बताना है कौन सी प्रत्यय है, बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा भुज प्लस तुमुन, ठीक है। भुज प्लस तुमुन, ये भुज धातु है और तुमुन प्रत्यय है। भुज धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। तो ये बन जाएगा भुक्तुम। भुज धातु तुमुन प्रत्यय लगकर बन जाएगा भुक्तुम। और अगर भुज धातु और त्वा प्रत्यय लगा के बनाए तो भुक्त्वा हो जाएगा। भुक्त्वा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे भुक्त्वा, ठीक है। ये हमारा भुक्त्वा हो जाएगा, इससे बनेगा। नेक्स्ट 83 नंबर। क्वेश्चन देखिए। हितोपदेशः में संधि कौन सी है? हितोपदेशः में संधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो पहले इसको ब्रेक कीजिए। हित प्लस उपदेशा, हित प्लस उपदेशा, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो आ प्लस उ, आ प्लस उ इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा हितोपदेशा। हितोपदेशा ये हमारी होती है गुण संधि। ये हमारी होती है गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। इसका सूत्र होता है आदि गुणा। क्या होता है इसका सूत्र होता है आदि गुणा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। 84 नंबर देखिए। बहुभूति का संबंध है। ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्रम से, सेकेंड रघुवंश से, ऑप्शन थर्ड अष्टाध्यायी से, ऑप्शन फोर उत्तर रामचरितम से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा उत्तर रामचरितम से। उत्तर रामचरित के रचयिता भवभूति हैं। कौन है? उत्तर रामचरित के रचयिता भवभूत है। मालविकाग्निमित्रम
जो हमारी मालविका मित्रम, और रघुवंश के रचयिता कौन है? कालिदास हैं, कालिदास है। और जो हमारे अष्टाध्यायी है उसके हैं पाणिनि, पाणिनि है इसके रचयिता। नेक्स्ट 85 नंबर, पीताम्बर का विग्रह है पीतम चा तत् अम्बरम, पीतम अम्बरम यशसा, पीतम अम्बरम येन सा, पीतम अम्बरम यस्मिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पीतम च तत् अम्बरम। ठीक है, ये कर्मधारय समास है जिसमें पीत तथा अंबर में विशेषण विशेष भाव है, जिसमें पीत अंबर में विशेषण विशेष भाव, इसका विग्रह होगा पीतम च तत् अम्बरम। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर, गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभय लिंग। क्या है इसका गलत वर्तनी? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, गलत वर्तनी वाला शब्द है जो हमारा पुल्लिंग है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं संस्कृत में, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी ये हमारा गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी ये होती है पुल्लिंग। ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग उभयलिंग ये हमारे सही है, यही हमारा गलत है। तो मेरा यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, राजपुत्र में समास है कौन सा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। ये बताना है आपको। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो अगर इसका विग्रह करेंगे तो राज्ञा पुत्रा, क्या? राज्ञा पुत्रा अर्थात राजा का पुत्र। ठीक है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष होगा, षष्ठी तत्पुरुष होगा। कर्मधारय में दोनों पदों की विभक्ति समान होनी चाहिए, जबकि द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए और जबकि अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। 88 नंबर देखिए, चंद्रशेखरा में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है चंद्रशेखरा में। प्रथम पद जो इसमें चंद्रशेखर है, इसमें प्रथम पद चंद्र है और द्वितीय पद में शिखर है। क्या है? द्वितीय पद में शिखर है। दोनों पद की अप्रधानता है, दोनों पद में अप्रधानता है। यहाँ पर अन्य पद प्रधान है, अर्थात शिव का बोध होने से यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। शिव का बोध होते हैं तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखरा, शिव को कहते हैं चंद्रशेखरा। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है? कृश, दंड, मन, मत। ये बताना है आपको। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मन हमारा द्विकर्मक धातु नहीं है। अगर बात करें द्विकर्मक की, अगर हम लोग बात करें तो द्विकर्मक जो हमारी धातुएं होती हैं वो 16 प्रकार की होती हैं। कितने? 16 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? दुह होती, याच होती, पच होती, दंड होती है, दुग होती है, प्रच्छ होती है, ची होती है, बू, सांस, जी, मत, मुच, नी, हया, कृश, वहा। लेकिन मन नहीं होती है। ठीक है, मन नहीं होती है, तो यही हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, छदानुगत शिक्षण प्रणाली है। छदानुगत शिक्षण प्रणाली है। ऑप्शन फर्स्ट गद्य की, ऑप्शन सेकंड पद्य की, ऑप्शन थर्ड व्याकरण की, ऑप्शन फोर्थ कथा की। ये आपको बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, गद्य की है। ठीक है,
गद्य तथा कथा छंदोमुक्त रचनाएं होती हैं। गद्य और तथा कथा छंदोमुक्त रचनाएं हैं। व्याकरण शब्दानुशासन है, जबकि पद्य की रचना छंद में की जाती है और पद्य रचना प्रणाली छंदानुगत कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।